प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि दरअसल बिहार की एनडीए सरकार का पावर सेंटर कौन है। आपको बता दें कि कल वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरीके से जेडीयू ने समर्थन किया, ललन सिंह ने जिस तरीके से खुलकर अपनी पार्टी का बचाव करते हुए बीजेपी का साथ दिया, प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़े, उससे एक बात तो बहुत साफ हो गया कि ललन सिंह किस तरीके से बीजेपी के साथ जा खड़े हुए। सवाल यह उठता है कि पिछले दिनों ललन सिंह और सम्राट चौधरी जब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी तेजस्वी यादव की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आज से पहले कभी भी मुख्यमंत्री के अलावा डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ किसी ने मीटिंग नहीं की है। इसका मतलब क्या समझा जाए कि क्या बिहार के पावर सेंटर बन चुके हैं सम्राट चौधरी और ललन सिंह? क्या ललन सिंह जेडीयू के तरफ से, जेडीयू के कोटे से मंत्री तो हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच समन्वय का काम वही देख रहे हैं। संगठन लेवल पर, पार्टी लेवल पर संजय झा हैं, लेकिन सरकार के साथ समन्वय का काम, सेतु का काम क्या ललन सिंह देख रहे हैं? और बीजेपी के तरफ से यह जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, सबसे पहले एनडीए सरकार पर अगर किसी ने हमला किया तो वो तेजस्वी यादव थे। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि क्या पावर ट्रांसफर नीतीश कुमार से होना शुरू हो गया है, या नीतीश कुमार ने अपने सबसे विश्वस्त लोग को बीजेपी से डील करने की खुली छूट दे दी है? ठीक उसी प्रकार से जैसे कभी आरसीपी सिंह को दिया गया था, बाद में आरसीपी सिंह बलि का बकरा बने थे। ऐसे में सवाल उठता है कि इन दिनों नीतीश कुमार के एवज में क्या ललन सिंह सारे फैसले कर रहे हैं, और नीतीश कुमार की हरी झंडी उन्हीं को मिली हुई है? नीतीश कुमार का विश्वास पात्र वही बने हुए हैं, या जो तेजस्वी कह रहे हैं उसका मतलब यह निकाला जाए कि नीतीश का एग्जिट प्लान तैयार है? क्या है इसका मतलब? और कैसे वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू दो फाड़ दिखाई पड़ता है? साफ दिख रहा है कि ज्यादातर मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने तो यहां तक कह दिया कि कौन सेकुलर है और कौन कम्युनल, इसका चेहरा तो दिख गया। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कहते हैं कि अब इस बिल पर डिस्कशन के बाद सब कुछ साफ हो गया कि किस तरीके से मुसलमानों को बरगलाया जाता है, और हम लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार मुसलमान के हित में हमेशा काम करते रहे। तो एक ही पार्टी के दो नेताओं के अलग अलग बोल, अलग अलग स्टैंड, और बीजेपी के पक्ष में खड़े दिखने वाले ये नेता आखिरकार क्या रवैया अपनाए हुए हैं? क्या गुलाम रसूल बलियावी, गुलाम गौस, अशफाक करीम जैसे नेता ये अब मान चुके हैं कि दरअसल जेडीयू पूरे तरीके से बीजेपी के गोद में बैठ चुकी है, और इसकी बड़ी वजह ललन सिंह है? तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि बीजेपी और जेडीयू के बीच पावर सेंटर कौन बना हुआ है, समन्वय का काम कौन कर रहा है, कौन सरकार का पूरा कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है। आइए पहले सुनते हैं कुछ नेताओं को, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। कम से कम तैयारी करके आना चाहिए। एक अंतिम सवाल, एक सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश जी पहले बैठक करते थे, अधिकारियों, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ललन सिंह पहली बार हम लोगों ने ऐसा तस्वीर देखा कि ललन सिंह जी, सम्राट चौधरी और उनके सब बीजेपी के सदस्य लोग, जहां चीफ सेक्रेटरी बैठे हों, जहां डीजीपी बैठे हों, ये लोग इंचार्ज बन के कंट्रोल किए। ऐसा कभी भी मुख्यमंत्री ने आज तक, मुख्यमंत्री के मीटिंग के अलावा कहीं भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नहीं गए, किसी की अध्यक्षता में बैठक नहीं की है। तो साफ दिखा था ललन सिंह जी तो बीजेपी के हैं, मानसिक तौर पे भी हो गए हैं, शारीरिक तौर पे भी हैं, मन से भी हैं, दिल से भी बीजेपी के हैं। केवल मुख्यमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करना।
ये हो गए या आपके इनके कार्यकारी अध्यक्ष हों, या यही लोग जो है बिहार को बदनाम कर रहा है, लूट रहा है, खा रहा है। और आप अपने ज़िले में खुद देखिए कितने वक्फ हैं और क्या कोई चैरिटेबल धर्मार्थ का काम हो रहा है? कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई अनाथालय है, कुछ है? आज की ये स्थिति कि जहां 90% मुकदमे हैं और जहां काम भी नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा सिर्फ बड़े लोग उठा रहे हैं, इसमें सुधार की तो आवश्यकता है। बात नहीं। कांग्रेस विद ड्यू रेस्पेक्ट, बीजेपी से हमें दुनिया को पता है कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को अपनी औकात याद दिलाती है। यह सच्चाई है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, ये सेक्युलरिज्म के मीठे रस में खंजर डालकर मुसलमानों के पीठ के पीछे डूबते हैं, यह भी सच्चाई है। नहीं, आप ताली मत बजाएं मेरे लिए प्लीज। आप मुझे लेबल लगेगा, अभी तो आप नाराज हो, जरूर कुछ और कहूंगा। प्लीज वेट फॉर ए मिनट। तो ये देखिए वक्फ संशोधन बिल पर किस तरीके से इंजीनियर रशीदी, जी हाँ, ये कश्मीर के नेता हैं, वो कांग्रेस के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। जहाँ तक सवाल है राज्यपाल महोदय का, वो क्या कह रहे थे। पर अब आप देखिए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ठीक है, सारे फैसले ललन सिंह ले रहे हैं, संजय झा ले रहे हैं, नीतीश कुमार का चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं, फैसले यही लोग ले रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मीटिंग ललन सिंह और सम्राट चौधरी कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए सरकार कौन चला रहा है, नीतीश के चेहरे का इस्तेमाल करके बात कौन कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी बातें सब लोग सामने रख रहे हैं। हम शुरू करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, रामबंधु वत्स जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रवि रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या रामबंधु वत्स जी, जो तेजस्वी यादव कहना चाह रहे हैं कि नीतीश केवल चेहरा है, असली काम ललन सिंह और संजय झा कर रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे समन्वय बनाने के लिए, उनसे बात चलाने के लिए उनके गोद में ये दो नेता बैठ गए हैं, ये आपको सही में हकीकत दिखाई पड़ता है? खास तौर पर वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरीके से पार्टी खुल करके बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ी, तो क्या जो तेजस्वी कहना चाह रहे हैं उसमें दम है? जी, ललन सिंह और संजय झा सरकार में समन्वय का काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बीजेपी को अपना बेस्ट दे रहे हैं। जदयू में रह के, जदयू के नेता के रूप में इस समय वो बीजेपी को अपना जो सबसे बेस्ट दे सकते हैं वही दे रहे हैं। समन्वय का काम या सरकार चलाने का काम, आपने जो बात कही वही बिल्कुल सही है, सम्राट चौधरी जी ही कर रहे हैं। देखिए, जो वक्त संशोधन बिल पास हुआ तो उनके कुछ दो मुस्लिम नेता खुल के बयान दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके विपक्ष में केवल वही दो मुस्लिम नेता थे। विधायकों में, जदयू विधायकों में एक बड़ा वर्ग है जो इस विधेयक को टालना चाहता था, या अगर वो चाहता था कि चुनाव तक नीतीश कुमार इसे टलवा दें, इसे संसद में न आने दें। और जैसे कि कांग्रेस में बहुत विधायकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, मान लीजिए कि 90% है, जो चाहता है कि आरजेडी के साथ लड़े, वैसे ही जदयू में विधायकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एक तो आरजेडी के नजदीक है और वो मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज को नाराज नहीं करना चाहती है। उनमें वैसे भी नेता हैं जो भले ही चुनाव हार गए लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ने की मंशा बनाए हुए हैं। उन लोगों से नीतीश कुमार का संवाद तक नहीं हो पाया। आप चाहें तो मेरी बात की सत्ता की जांच भी करवा सकते हैं, आपके भी सूत्र होंगे। पटना के जो राजवंशी नगर में बहुत ही कद्दावर नेता रहते हैं जदयू के, वो इन उम्मीदवारों या इन विधायकों की चिंता को लेकर के नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया है। अरे नाम भी बता दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नाम भी बता दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? बता दीजिए नाम, सीधी बात है जी। वो जो महासचिव हैं, नाम छोड़, जो महासचिव हैं, जो नौकरशाह से भी राजनीति में आए हैं, वो इन्हीं विधायकों की चिंता को लेकर के नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे थे। देखिए, जदयू समर्थन करे ना करे, जदयू का अपना मसला है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो इसके विपक्ष में है उनको कम से कम नीतीश कुमार से मिलने तो दिया जाए।
बात यहां तक है कि अब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के ही ज्यादा करीब रहते हैं, या यूं कहा जाए कि सम्राट चौधरी का ही एक्सेस हो गया है नीतीश कुमार के पास। जदयू के बहुत ही जो 2-4 गिने चुने जो नेता हैं वही अब नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं। जदयू अब तो नीतीश कुमार जी अपने कोटे के जदयू के अन्य मंत्रियों से भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी हालात में यह निर्णय लिया गया है, तो ये तो जाहिर है कि कौन निर्णय ले रहा है। दूसरी बात है कि आप देखिएगा, ये पहला मसला नहीं है कि ललन सिंह जी या सम्राट चौधरी जी डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जहां जहां चीफ सेक्रेटरी जाते हैं, सम्राट चौधरी वहां वहां जाते हैं। और नीतीश कुमार के सबसे करीब पिछले 1-2 महीनों में सम्राट चौधरी जी ही आए हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि सरकार चला रही है, बीजेपी ही चला रही है। और बीजेपी केवल सरकार ही नहीं चला रही है, बीजेपी अब जदयू भी चला रही है। तो समन्वय का काम या चलाने का काम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। ललन सिंह जी और संजय झा ये तो अपना केवल बीजेपी को बेस्ट दे रहे हैं, क्यों क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत ही पिछले 2-3 महीनों में जैसे जैसे नीतीश कुमार का स्वास्थ्य में गिरावट हुआ है, बहुत सारे नैरेटिव में बदलाव हो गया है। आप देखिएगा कि गोपालगंज में जब अमित शाह भाषण दे रहे थे तो उनकी जुबान फिसली थी। वो बोले कि आप भाजपा को वोट दीजिए। हालांकि बाद में वो एनडीए बोले, लेकिन पहले भाजपा को वोट दीजिए। ऐसे बहुत पहले भी वो बोले थे कि सीएम कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो जदयू के नेता पोस्टर वार तक आ गए थे, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। अब तो कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं, यह मसला भी अप्रासंगिक हो गया है। अब जदयू के लोग भी समझ चुके हैं कि वो नहीं होंगे, इसीलिए उनका जो तेवर है वो अब ठंडा पड़ गया है। और बहुत सारे जदयू के नेता, अच्छे नेता, जमीनी नेता, खासकर विधायकों का गुट जो जमीन पे जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, उनका एक्सेस सीमा हाउस में खत्म हो चुका है। तो देखिए, ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे कभी सुना करते थे कि जब काशीराम जी की तबीयत खराब हो गई थी तो मायावती उनको अपने कब्जे में ले ली थी। पता नहीं ये बात कितनी सच या झूठ है, लेकिन जदयू में नीतीश कुमार को लेकर के कमोबेश अब ऐसे ही स्थिति आ गई है कि उनके ही अपने नेता, उनके अपने जब महासचिव के पद पर बैठे हुए लोग भी उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, और खासकर ऐसे मसलों पे। दूसरी बात देखिए कि जो एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी, जब अमित शाह आए हुए थे, वो बैठक मात्र 10 मिनट तक चली। 10-15 मिनट के बाद वो बैठक खत्म हो गई। और उसमें तो मैं तो मीडिया में भी सुन रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक विषयों पे बातचीत करने के मूड में नहीं थे, यानी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी कि वो अब इन गंभीर मुद्दों पे बातचीत कर सके। ये सिर्फ लोगों को दिखाना था कि अमित शाह आए, अमित शाह खुद नीतीश कुमार के यहाँ गए, और ये न लगे कि ये निर्णय सिर्फ 2 नेताओं ने मिलकर के ले लिया है। मिलने से पहले बीजेपी के एक बड़े नेता आए, अमित शाह जैसे बड़े कद्दावर नेता आए और वो नीतीश कुमार से मिल लिए। और दूसरी बात है कि इस विषय पे नीतीश कुमार का पिछले 2-2.5-3 महीनों में कभी भी एक बार बयान तक नहीं आया है। देखिए, वो बोले हैं, वो भाषण दिए हैं, चाहे वो एक ही बात रिपीट करते हैं कि 2005 के बाद कैसी सरकार थी, क्या थी, जो भी रिपीट करे उस दौरान वो चाहे जो भी उनकी आंगिक चेष्टाएं रही हो, लेकिन वो बोले तो सही। और मसला बिल्कुल इतना गंभीर था, लेकिन वो वक्फ बोर्ड के बारे में तो कुछ भी नहीं बोले। तो ये सारी बातें प्रमाणित करती है, ये इसमें कोई छुपी हुई और रहस्यमय बात नहीं है कि जदयू का निर्णय है, वो जदयू का निर्णय सिर्फ ललन सिंह और संजय झा का ही निर्णय है। और ये लोग बीजेपी के गोद में नहीं, अब बीजेपी विधिवत इन दोनों के जरिए जदयू को हैंडल कर रही है। अब तो मुझे शंका है कि जो निशांत कुमार के आने की बात थी, पार्टी के संविधान के अनुसार तो पार्टी के अध्यक्ष संजय झा हैं, बड़े बड़े निर्णय लेने का अधिकार उनका ही है। और अगर नीतीश कुमार तक इस तरीके से बड़े नेताओं का एक्सेस अगर खत्म हो जाए, तो फिर निशांत कुमार के आगमन का क्या स्वरूप होगा, यह भी एक देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि अब बिहार की राजनीति उस तरीके से नहीं चलेगी, या उसमें बहुत बड़ा फेरबदल होगा। हम लोग जैसे सोचते थे कि नीतीश कुमार जाएंगे तो जीतेंगे या नहीं जाएंगे, अब तो मसला है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जा सकेंगे। टिकट बंटवारों का, सीट शेयरिंग को लेकर के जदयू से कौन बात करेगा। जब एक वक्त संशोधन बिल को लेकर के इस तरीके की हो रही है कि निर्णय कौन ले रहा है, पार्टी किसी और की निर्णय कोई और ले रहा है, तो सीट शेयरिंग का निर्णय कौन लेगा, निशांत के आगमन का डिजाइन कौन लेगा, कैसा होगा, ये सारी बातें अब
अब बहुत ही उलझ चुकी है नीतीश नहीं, कुमार के स्वास्थ्य में जो आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं रामबंधु। बस जी एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, उसके बाद हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी भी हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। एक सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इसको दूसरे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए? एक बात और निकल करके आ रही है कि एनडीए के बीच में, और मैं काफी पहले बता भी चुका हूं कि एनडीए के बीच में सीटों को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको ऑलमोस्ट कन्वे कर दिया जा चुका है कि आप इतनी सीट पर लड़ेंगे। 200 सीट पे बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी, 43 सीट को एलजेपी-आर, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में बांट दिया जाएगा, और 243 सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसलिए एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब एक सुर में बात कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि वक्फ संशोधन बिल पर तमाम एनडीए के नेता और खासतौर पर बिहार के नेताओं का सुर और स्वर एक था, एक भाषा में बोल रहे थे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। यह बताता है कि बीजेपी ने किस तरीके से अपने एलाइज को मैनेज किया, और इसीलिए खास तौर पर बिहार के एनडीए में जो भी घटक दल हैं उनमें एकजुटता दिखी, एक रूपता दिखी, उनके सुर एक थे, स्वर एक थे। देखिए, इससे पहले जो भी चुनाव हुए हैं लोकसभा का या विधानसभा का, क्या ऐसा हुआ है क्या कि इलेक्शन से 4-5 महीने पहले ही सीट शेयरिंग की बातें बिल्कुल खत्म हो जाए? अभी तक कहां घोषणा हुई है? और इस तरह की बातें जदयू के कोई दूसरे जिम्मेवार नेता ने कभी मीडिया में कहा है क्या कि सीट शेयरिंग की बातें बिल्कुल खत्म हो गई है या सब कुछ तय हो गया है? ऐसा तो नहीं है। मसला ये है कि सीट शेयरिंग की बातें, बहुत सारे मसला हैं। जैसे एक था कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो बीजेपी की ओर से आया। दूसरा मसला था कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद कौन बनेगा, इस पे सिर्फ निशांत कुमार की एक बात आई थी कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। इसके अतिरिक्त तो किसी बड़े नेता का इस तरह का बयान इधर के दिनों में तो अब आ नहीं रहा है। और सीट शेयरिंग की बातें खत्म हो गई है, सब कुछ अच्छे से हो चुका है, यानी जदयू जितना चाहती थी उतना मिल चुका है। अगर ऐसी बातें होती तो उसके किसी दूसरे बड़े नेता के जरिए तो ये बात मीडिया में आएगी ही। सीट शेयरिंग का मसला अभी टेबल टॉक तो हुआ ही नहीं है। ये मसला और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका इलेक्शन से पहले घोषणा करे, यही तो दो मुद्दे थे जिनको लेकर के टकराहट हुआ करती थी, जो अब इधर के 1-1.5 महीनों में, अब वो जो सवाल है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री क्या नीतीश होंगे या नहीं, अब इस विषय पे कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी तो नहीं बोल रहा है, पहले भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब जदयू के लोग भी नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग का मसला यहाँ महागठबंधन में सॉल्व नहीं हो पाया है। और ये भी तो एक उलझी हुई बात थी। बीजेपी चाहती थी कि सबसे अधिक सीटें उनको मिले, जदयू चाहती थी कि बिल्कुल 1 या 2 सीटें, आधी या उससे एक या 2 सीटें जदयू को मिले। ये उनका मांग था, और आज से 2-2.5 महीना पर इसी बात को लेकर के तो टकराट हुआ करती थी। और एक सीएम का चेहरा, तो कहां एक गुत्थी सुलझी है। दूसरी बात है कि कोई भी नेता वक्फ संशोधन बिल पे नहीं बोल पाया। ये देखिए, ये एक पहला मसला है, एक पहला मामला आया कि उनके नेताओं में खलबली रही कि वो नीतीश कुमार पहुंचे, और उन्हें समझ में आ रहा है कि वो अपना एक्सेस खो रहे हैं। ये पहला मसला है, लिहाजा वो मीडिया में भी बोल नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले दिनों में अब लोग मीडिया में बोलेंगे। और ये अब एक सच में चुनौती वाली बात है कि निशांत का आगमन कैसे होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, उनको किस तरीके से जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, ये एक मसला है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने नवीन पटनायक के स्वास्थ्य का मुद्दा बनाया था, बीजेपी बनाई थी, और प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में भी बोला करते थे कि इनके स्वास्थ्य में गिरावट हुई है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, और अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है तो इसकी जांच करवाएंगे। तो सीएम का स्वास्थ्य इतना बड़ा मसला होता है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात बोलते हैं। तो आप यही चीज अगर आज बिहार में है तो देखिए कि कितनी खामोश है बीजेपी। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि अगर बीजेपी और जदयू में, अगर बीजेपी जदयू को हैंडल नहीं करती, अगर बीजेपी में कोई नेता होता जो अपने हित या अपने सीटों को लेकर के आज भी अपनी बातें कहता, यानी अगर उसको बीजेपी हैंडल नहीं करती तो मसला होता कि नीतीश कुमार बीमार हैं तो क्या वो सीएम रहे या ना रहे। वो बीमार होते हुए भी सीएम हैं। बीजेपी इसीलिए तो खामोश है कि बीजेपी अब खुद जदयू को हैंडल करने की स्थिति में आ चुकी है। जी, मतलब बीजेपी अब
आप कहना चाह रहे हैं कि जदयू को अब बीजेपी चला रही है, अपने तरीके से चला रही है, जेडीयू के कुछ नेता जो अपना बेस्ट दे रहे हैं बीजेपी को, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी ये कहना चाह रहे हैं। और ये बड़ी गंभीर बात, आप एक और बात कहना चाह रहे हैं कि मनीष वर्मा जैसे नेता मिल नहीं पा रहे मुख्यमंत्री से। कई ऐसे विधायक थे जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ थे और वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए, उनको मिलने नहीं दिया गया। और आप कह रहे हैं महासचिव हैं, महासचिव नहीं मिल पा रहे हैं रवि रंजन जी। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि पार्टी फोरम पे ये फैसला नहीं लिया जा रहा है, कुछ नेता फैसला ले रहे हैं। कुछ नेता का मतलब क्या, केंद्रीय मंत्री फैसले ले रहे हैं? क्या कार्यकारी अध्यक्ष फैसला ले रहे हैं? क्या विजय चौधरी उसमें शामिल नहीं होंगे, अशोक चौधरी शामिल नहीं होंगे? या ये नेता जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं, ये लोग ही फैसला कर रहे हैं? बाकी पार्टी की भावना से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, केवल बीजेपी के साथ कैसे चला जाए इस पर इनकी चिंता ज्यादा है। क्या रामबंधु वत्स जी की बात से आप सहमत हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नीतीश कुमार इतने भी बीमार नहीं हो गए हैं कि वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। नीतीश कुमार कई बार ये बातें वो पब्लिक में भी वो जा चुकी हैं। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है पार्टी के भीतर, और आज भी इस स्थिति में नीतीश कुमार है कि वो जो चाहते हैं वही होता है। और वो जिसको अगर कह देंगे कि यही हमारे सब कुछ है तो उन्हीं की मान्यता हो जाएगी। ललन सिंह को उन्होंने खुला छूट दे रखा है संसद में, जिस तरह से ललन सिंह बोल रहे थे, या संजय झा ने आज भी कहा है राज्यसभा में जब बिल पास होने जा रहा है उसके बाद भी उनका एक स्टेटमेंट आया है। संजय झा भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, बिहार में 7 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, और उस बने ये बिल पास होने से एक दिन पहले 12 बजे रात को अगर नीतीश कुमार से पूछा जाए कि आप ओके कर रहे हैं, उसको ले आए कि नहीं, आप देखिएगा जब ये बातचीत चल रही थी कि इसी सेशन में बिल लाया जाएगा, तो ये एक बातचीत में ये बात स्पष्ट हो रही थी कि इसी सेशन में पास हो जाएगा कि नहीं होगा, और इस पर बहस को आगे बढ़ाया जा सकता है कि क्या इस पे। चलिए, लगता है नेटवर्क फ्रीज हो गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, पर हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं जो कि इस मसले पर विशेष प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर संजय, सवाल ये उठ रहा है, रामबंधु वत्स जी एक बड़ी बात कह रहे हैं, ये बात आरजेडी के तरफ से उठी थी, लेकिन रामबंधु वत्स जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर अब पावर सेंटर बीजेपी और जेडीयू के बीच, या कह लीजिए एनडीए सरकार में 2 लोग मुख्य तौर पर दिखाई पड़ते हैं, 3 लोग, इधर से सम्राट चौधरी हैं, उधर से ललन सिंह और संजय झा है। ये बात खुल करके इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि महासचिव के साथ कई विधायक वक्फ संशोधन बिल को लेकर के नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे थे और उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मतलब पार्टी की मूल भावना क्या है वो नीतीश कुमार जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और कुछ लोगों ने मिलकर के फैसला ले लिया। सवाल ये उठता है कि अगर ये स्थिति बनी हुई है तो फिर तो कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या वाकई ये पार्टी हाईजैक हो गई है। सवाल ये उठता है, नेता के हाईजैकिंग की बात छोड़िए, क्या पार्टी हाईजैक हो गई है? क्या इस तरह की स्थिति बन गई है जेडीयू की? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी हाईजैक हो गई है। ये बिल कब आया? अगस्त 2024 में। आपको क्या लगता है कि उसके पहले लोग नहीं मिले हैं क्या? जो पटना में जो सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे तो मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने अपनी भावना से अवगत कराई है। रह गई बात कि नीतीश कुमार जी अगर अपने को ये साबित कर रहे हैं कि नहीं इन लोगों ने हमको नहीं मिलने दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जी इस तरह के प्रयोग करते रहे। भाई कहे थे ना, गठबंधन बदला था कि विजेंद्र यादव और किनके तरफ इशारा करके कहा था कि यही लोग तो हमको आरजेडी में ले गए थे। मतलब नीतीश कुमार की इच्छा नहीं थी, उन लोगों ने इनको समझा दिया तो आरजेडी में चले गए।
और आज ललन सिंह समझा दिए तो बीजेपी वक्फ बिल के समर्थन में चले गए। इतने भी भोले नीतीश कुमार नहीं है। ठीक है, वो मिलने के लिए तो भाई होता है प्रोटोकॉल, उसमें रही होगी कुछ व्यस्तता, जिस व्यस्तता की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई होगी। लेकिन वक्फ के सवाल पर हमने तो जेडीयू के कई नेताओं के बयान पब्लिक डोमेन में सुना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने अपनी भावना से मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है, बता दिए सही वक्त पर हमारे मुख्यमंत्री जी सही फैसले ले। तो जब ये बात उनके लोग कह रहे हैं, अब कल वो मिलने जा रहे होंगे और परसों मिलने जा रहे होंगे, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पार्टी का स्टैंड न कोई एक दिन में बनता है न 2 दिन में बदलता है। वक्फ बिल में क्या जेपीसी की कमेटी पटना में ठहरी हुई थी, नीतीश कुमार जी अवगत इससे नहीं थे। नीतीश कुमार जी को लोगों ने नहीं बताया था। दिलेश्वर कामत जो इन्हीं की पार्टी में जेपीसी के मेंबर हैं, जिन्होंने व्हिप जारी किया है, दिलकेश्वर कामत तो बजाते जेपीसी के मेंबर हैं। क्या दिलकेश्वर कामत जी ने, भाई मैं तो लगातार देख रहा हूं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारी आपत्तियां थी उन आपत्तियों पर विचार करके उसको मॉडिफाई कर दिया गया। ये टीडीपी के भी सांसद बोल रहे हैं और ये जेडीयू के भी लोग बोल रहे हैं। फिर ये कैसे कहा जाएगा कि कौन मिलने जा रहे थे और किनको नहीं मिलने दिया गया। अब आपको अगर इस गठबंधन में नहीं रहनी है, किसी और गठबंधन में जाने का मन है तो ठीक है, कुछ बात आप कर सकते हैं। लेकिन दिलकेश्वर कामत ने जेपीसी से अवगत ही नहीं कराया कि ये बिल में क्या है और इससे आपका क्या नुकसान होगा, क्या फायदे होंगे। देखिए डॉक्टर संजय, ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं पिछले दिनों की याद दिलाता हूं। हमारे साथ संतोष कुमार जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बात, आपका बहुत स्वागत है संतोष जी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर संजय, पिछले दिनों सम्राट चौधरी और ललन सिंह एक मीटिंग लेते हैं जिसमें डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी बैठे होते हैं, और नेता प्रतिपक्ष ने खुल करके मीडिया से कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है कि जब ललन सिंह और सम्राट चौधरी, एक केंद्र में मंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों बैठते हैं। और दोनों के साथ मीटिंग में कौन बैठे हुए हैं? तमाम मंत्री बैठे हुए हैं, डीजीपी और सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। बाद में इनके तरफ से, सम्राट चौधरी के तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि प्रधानमंत्री का दौरा होना है और उसको लेकर के हम मंत्रणा विचार कर रहे थे। पर एक गंभीर सवाल और बड़ा सवाल है ना कि आज तक डीजीपी और सेक्रेटरी जब तक सीएम शामिल नहीं होते हैं वो मीटिंग में बैठते नहीं है। पर ये पहली बार ऐसा हुआ, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये तेजस्वी यादव के शब्द हैं। तो ये सवाल उठता है ना कि आखिरकार क्या ये दोनों लोग पावर सेंटर हो गए? बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी, उधर से ललन सिंह, और यही दोनों लोग फैसले ले रहे हैं, यही दोनों समन्वय के फैसले, बिल, कौन से बिल पे क्या स्टैंड लेना है उसको लेकर के फैसले, क्या भले ही वो नीतीश कुमार ने अधिकृत कर दिया हो, लेकिन क्या यही दोनों लोग पावर सेंटर हो गए हैं? ये चर्चा तो चलने लगी है। नहीं, देखिए ये जो सवाल है, इस सच्चाई में इस सवाल में सच्चाई है कि सम्राट चौधरी जी को बीजेपी ने अपने तरीके से एक तरह से अधिकृत किया है कि भाई आप देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ अगर हर जगह आपको दिखेंगे तो सम्राट चौधरी ही दिखेंगे। और कुछ फैसलों के बारे में तो कहा जाता है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं तो उनके आग्रह को मुख्यमंत्री जी मान लेते हैं। और ललन सिंह तो माने जाते हैं, अगर कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए कि भाई लोग कहते हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार जी में कोई किसी भी तरह के मतभेद की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप फॉल्स इंप्रेशन में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जेडीयू ने ललन सिंह को अधिकृत किया होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी यह दायित्व दिया होगा कि जरा आप देख लीजिए, और सम्राट चौधरी तो हैं। तो सम्राट चौधरी और ललन सिंह के पावर सेंटर वाली बात से मैं भी सहमत हूँ कि जो पोस्चरिंग दिख रही है, जो पोजीशनिंग दिख रही है, मैंने कहा ना कि मैंने एयरपोर्ट पर जब वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे मैं वहां था, और ललन सिंह के जो तेवर थे, जिस अंदाज में मैं वो बोल रहे थे, लगा कि ये पार्टी का अधिकृत तौर पर ये निर्णय है या पार्टी का अधिकृत तौर पर इस तरह की स्टैंड है जिसको ललन सिंह बोल रहे हैं। कि पार्लियामेंट में सुन लीजिएगा पार्टी का क्या स्टैंड है, जो कानून तो वहीं बनता है ना, वहां हम अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। इस तरह की बात
अगर ललन सिंह बोल रहे थे तो मुझे उस कॉन्फिडेंस के आधार पर लगा। और सम्राट चौधरी बिल्कुल अब छाया की तरह हर कार्यक्रमों में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी के बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से उनकी नजदीकियां इतनी बढ़ गई हैं कि कभी कभी कुछ चीजों को लेकर के जब मुख्यमंत्री जी इशारों में ही कहते हैं कि नहीं छोड़ दीजिए, तो सम्राट चौधरी की जिम्मेवारी होती है उनको मनाने और समझाने की। तो हो सकता है कि ये जिम्मेवारी दी गई होगी कि जेडीयू के तरफ से ललन ठीक है, ठीक है, लेकिन इस सब के बीच जो एक सवाल उठ रहा है कि ये जो कोटरी है वो फैसले ले रही है, वो बीमार हैं, वो एनडीए की मीटिंग में 15 मिनट भी नहीं बैठ पाए नीतीश कुमार, रामबंधु वत्स जी भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फैसले कौन ले रहा है? फैसले ले रहे हैं क्या ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी? गंभीर सवाल ये उठता है संतोष जी। कहा यह जाता है और रामबंधु वत्स जी खुल करके कह रहे हैं कि महासचिव स्तर के संगठन के नेता मुख्यमंत्री से मिल नहीं पा रहे। ये वक्फ संशोधन बिल पर कई विधायकों का जो सोच था उसको लेकर महासचिव मिलना चाह रहे थे सीएम से, पर सीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार गिने चुने नेताओं से घिर गए हैं, बाकी जो संगठन के नेता हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, आम विधायक नहीं मिल पा रहे हैं और फैसले पार्टी लेवल पर हो जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल के दिनों में देखा जाए तो अब यह जग जाहिर हो चुका है कि वो अस्वस्थ है और फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। उनके जो नवरत्न हैं, जो नौकरशाह हैं, चाहे जो राजनेता है, वही फैसले लेते हैं। जो वो बोलते हैं वो नीतीश कुमार करते हैं, वही डिसीजन होता है। चाहे ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो या बाकी जो नौकरशाह उनके यहाँ जो दरबारी हैं, इन्हीं के गिरफ्त में है। कहा जाए तो एक प्रकार से चक्रव्यूह में नीतीश कुमार कैद है और रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जो उनको दे दिया जाता है भाषण, वो बोलना है बोल दिए। एक्टिविटी उनकी देखिए ना, बहुत कम चीजें सार्वजनिक हो रही है। मतलब ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है, सुनने में आती है कि मतलब मुझे तो लगता है कि अब कैसे मतलब एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं और डिसीजन अब जदयू का डिसीजन है, नीतीश कुमार का तो यह डिसीजन हो ही नहीं सकता है। आप कई बार देख चुके हैं कि नीतीश कुमार हमेशा अल्पसंख्यकों को लेकर के हितैषी रहे हैं। डिसीजन के मामले में चाहे वाजपेयी जी का मंत्रिमंडल हो, चाहे पिछली सरकार हो, जब भी रहे हैं तो वो डिसीजन लेते रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है और जो नेता उनके साथ है, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, भाजपा की सोच से चल रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई, ईडी का भी डर है, नौकरशाह हो या राजनेता हो, सब कोई सीबीआई और ईडी का भी डर है। इस नाते मुझे लगता है कि अब भाजपा की गोद में जदयू पूरी तरह से बैठ गई है। और आपने देखा होगा ना, बिहार में जैसे था मंत्रिमंडल विस्तार, तो जदयू का एक भी मंत्री नहीं बने, सारे के सारे। पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और जदयू का एक भी नहीं बना, सारे मंत्री भाजपा के बने। तो अब नीतीश कुमार कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। निर्णय उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ले गए। आप बता दीजिए जनता दल के किस नेता के यहाँ हिस्सा गए हैं? संजय झा के अलावा किस नेता के यहाँ है? 2-2 बार संजय झा के घर पर दिल्ली गए। तो ये स्थिति हो गई। जनता दल पूरी तरह से अब भाजपा के गिरफ्त में जनता दल चली गई है और जो भाजपा चाहेगी वही निर्णय जनता दल का होगा। आप देख लीजिए, भी नीतीश कुमार अगली बार नहीं बनेंगे। भले लोग अभी बोल दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि भाजपा की तरफ से जो बयान आता उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं जदयू को लेकर लोग। अब जदयू की तरफ से कोई बोलने वाला है कहाँ? सेकंड लाइनर तो कोई है नहीं नेता, जो है वो भाजपा की विचारधारा के हैं। तो इसीलिए अभी जो संशोधन बिल हुआ तो इसमें जनता दल ने समर्थन किया और भाजपा जो चाहेगी। मैं संतोष जी आपके सामने 1-2 बात रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि रामबंधु वत्स जी बोले। आपने कहा कि मुस्लिम से जुड़े मुद्दे पर नीतीश कुमार हमेशा से संवेदनशील रहे, पर सवाल ये उठता है कि सीएए के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बीजेपी का समर्थन किया था, आपको याद होगा, और समर्थन किया था तो उसमें उनकी बहुत खिंचाई भी हुई, लेकिन बिल में ऐसा कुछ नहीं था जो मुसलमान के विरोध में है। जहां तक सवाल है इसका वक्फ संशोधन बिल का,
तो ये नीतीश कुमार की पार्टी और टीडीपी दोनों कह रही है कि हमने 14 ऐसे सुझाव दिए जिसको केंद्र सरकार ने मान लिया। 44 संशोधन की बात थी, 14 संशोधन को केंद्र सरकार ने मान लिया जेपीसी में, और अब ये बिल हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आम मुस्लिम जनों के हित के लिए है, उनके विरोध में नहीं है, और जो जब चाहे जैसे चाहे इस पर डिबेट कर ले। सवाल यह है कि कोई ऐसा बिल जो खास तौर पर मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, जैसे 370 नहीं हटेगा। भाई क्यों नहीं हटेगा? तो क्यों? क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ट्रिपल तलाक नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा? कोई बता तो दे किस तरीके से प्रोग्रेसिव है ये सारी बातें। बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे दल में भी हैं पर बीजेपी के समर्थन में दिखते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। तो सवाल, गंभीर सवाल ये उठता राम बंदोबस्त जी, और इसके आड़ में मैं पूछ रहा हूं, चलिए ठीक है, वोट बैंक से भी जुड़ा मसला है, तो मुसलमान कौन सी संख्या में वोट कर रहा था जेडीयू को? 12%, 5%, 7%। आखिरकार जेडीयू का भी तो थिंक टैंक सोच रहा होगा ना कि हमने कब्रिस्तान गिरवाया, हमने जो दंगाई थे उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट ले गए, हमने उनको सजा दिलवाई, हमने उनके मदरसे के शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिलवाए, फिर भी 75%, 80% वोट आरजेडी को। हमको क्या मिल रहा था? 5%, 7%, मैक्सिमम 12%। हम उनके समर्थन में भी खड़े दिखें तो पॉलिटिकल डिविडेंड के रूप में हमें मिल क्या रहा है जो हम उनके लिए खड़े दिखें? राम बंदोबस्त जी। जी देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दो अलग अलग मुद्दा है। एक मुद्दा यह है कि क्या जदयू को वक्फ बोर्ड का बिल का समर्थन करना चाहिए था या नहीं। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या ये निर्णय नीतीश कुमार ने लिया है, और निर्णय लेने से पहले अपने सभी नेताओं से, या जो वैसे नेता जो इच्छुक थे इस विषय पे उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलने दिया गया नहीं। ये दो अलग विषय है। तो जहां तक इस बिल के समर्थन की बात है, तो बिल्कुल सीए का तो उन्होंने समर्थन किया था, उस समय वो निर्णय लेते भी थे। अब मुद्दा सिर्फ ये है कि 2020 के बाद भले ही अल्पसंख्यक समाज का 3-4% या 5% वोट मिलता होगा जदयू का, लेकिन इससे कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके जीत या हार का फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब विधायक इस बिल के खिलाफ थे। कुछ ऐसे विधायक हैं या कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो हारे हुए हैं, लेकिन वो इस बार दोबारा उनको टिकट मिलने, वो सोच रहे हैं कि उन्हें दोबारा टिकट मिल सकता है, तो उन लोगों पे फर्क पड़ता है बहुत ही। अगर यहाँ पे तो अगर आप देखें कि 5000 से कम वोट, 5000 का जो वोट है ना, वो 70% सीटों का परिणाम आगे से पीछे कर देता है। तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं जदयू पे पड़ेगा भी, और अल्पसंख्यक समाज का जो भी थोड़ा बहुत वोट पड़ता है उसका एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये एक अलग मसला है। मसला ये है कि ये निर्णय नीतीश कुमार को लेना चाहिए था, और जो उनके विधायक या जो नेता इस बिल के खिलाफ हैं उनको कम से कम ब्रीफ करके उनको विश्वास में लेना चाहिए था। पार्टी की तो यही नीति होती है, क्योंकि चुनाव के मैदान में तो विधायक जाएंगे, दो ही चीज चुनाव के मैदान में जाएंगे, एक नीतीश कुमार की छवि और दूसरा विधायक, तीसरा तो कोई जाएगा नहीं। तो कम से कम इसका जो सार्थक स्वरूप ये होता है कि लोग अपने पार्टी के सुप्रीमो से यानी नीतीश कुमार से मिले, अपनी समस्या से अवगत करवाएं, और बाद में वहां से संदेश लें। कम से कम उनको तो एक समझ में तो आएगा बात, उनको आत्म शांति भी मिलेगी कि मैंने अपनी बात कह दिया। अभी स्थिति तो वो की है कि वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। अब जहां तक बात यह है कि क्या मेरी बात कितनी सही है या गलत, आपके स्वयं के सूत्र होंगे, आप पता कर सकते हैं। नहीं तो ये बवाल अब कुछ दिनों में आएगा मीडिया के सामने, 10 से 15 दिन में देखिएगा, ये कहीं ना कहीं से मीडिया के सामने बात आएगी। एक बात और है कि चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी के साथ ललन सिंह और सम्राट चौधरी जी मीटिंग करते हैं। ललन सिंह जी तो बिहार सरकार में है भी नहीं, वो किस सरकारी हैसियत से मीटिंग करते हैं? वो तो बिहार सरकार में वो कोई मंत्री भी नहीं है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गृह मंत्री भी नीतीश कुमार ही हैं। तो लिहाजा किसी उनके मंत्रालय के दूसरा कोई भी मंत्री अगर मिलता है और अगर कोई निर्देश देता है, तो इसका मतलब है कि निर्देश देने वाला ही सरकार चला रहा है। सरकार वही चलाता है जो चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे, जो डीजीपी को निर्देश दे, और निर्देश अगर देना ही नहीं है तो फिर बैठक किस बात की होती है?
बैठक तो डिस्कशन होता है जिसमें बातों को समझा जाता है या निर्देश दिया जाता है। तो जिन नेताओं के साथ इस समय चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हो रही है, डीजीपी की मीटिंग हो रही है, वो तो अधिकृत ही नहीं है, किस कानून के तहत वो मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, इस पे चाहे कोई कितना भी लिपापोती कर दे, लेकिन ये स्पष्ट नजर आने वाली बात है कि न तो सरकार नीतीश कुमार जी चला रहे हैं और न ही जदयू भी नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। देखिए, चलिए मान लेते हैं कि ये निर्णय पार्टी का था, तो पार्टी के यही दो नेता, ललन सिंह जी ने सदन में इस विषय पे ललन सिंह जी अपना पक्ष रखे, तो ललन सिंह जी ही इन नेताओं से मिल लेते, इन नेताओं को इन नेताओं को ब्रीफ कर देते, विधायकों को ब्रीफ कर देते। तो इस गैप को क्यों रखा गया, ये भी तो एक बड़ा मसला है। देखिए, जो विधायक कहना चाहता है, जो मुस्लिम है, उनके लिए तो सीधा सपाट रास्ता है, वो मीडिया में बोल देते हैं। हो सकता है उनके खिलाफ पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई भी नहीं की जाए, लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज के नहीं है, नहीं वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे एक बात जो याद आती है, मैं कुछ इंसिडेंट कोट करूंगा और इसका फायदा नीतीश कुमार बड़ी चतुराई से उठाते रहे हैं। डॉक्टर संजय ये इस तरीके से उठाते रहे, संतोष जी आपके पास भी आ रहा हूं, रवि रंजन जी आपके पास भी आ रहा हूं। जब नीतीश लालू जी के साथ थे तो उस समय भी ललन सिंह को घेरा जाता था कि ललन सिंह आरजेडी के हो चुके हैं और जब सरकार बनेगी तो ये उप मुख्यमंत्री होंगे। क्यों डॉक्टर संजय, ये चर्चा भी बहुत होती थी। और कई लोग जो बीजेपी के लोग जो कि चाहते थे नीतीश हमारी तरफ आए, हमारी सरकार बने, उनके निशाने पर भी ललन सिंह होते थे कि ये ललन सिंह ही है जो सब कुछ करवा रहे हैं, और दूसरा नाम विजेंद्र यादव का होता था। आप 2017 की बात याद करिए, तो उस समय भी जब ये चले गए थे बीजेपी के साथ, तो संजय झा का नाम आया था कि ये संजय झा हैं जो सब कुछ कराते हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमेशा एक्शन लेते रहे हैं, लेकिन किसी न किसी पर ठेकरा फोड़ते रहे कि ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। नीतीश जो चाहे वही हुआ है, पर जिम्मेदारी किसी और पे तय हो जाती है। ये हमने अक्सर ऐसा देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य के बहाने जो बात की जा रही है कि भाई सरकार नीतीश नहीं चला रहे हैं, फैसले वो नहीं ले रहे हैं, फैसला कोई और ले रहा है, चाहे कभी विजेंद्र यादव का नाम आता हो, ललन सिंह का नाम आता हो, संजय झा का नाम आता हो, विजय चौधरी का नाम आता हो। क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ी चतुराई से कार्ड नीतीश खेलते रहे हैं? और अक्सर जब वो कहते हैं ना कि मलाई मिलना होता है, पुरस्कार मिलना होता है, तो खुद लिए हैं। अब ये कौन मानेगा कि आरसीपी सिंह बिना नीतीश की मर्जी के केंद्र में मंत्री बन गए थे? मैं तो नहीं मानता हूं, और जितना मैं जानता हूं ऐसा संभव ही नहीं है। जितना मैं जानता हूं ऐसा संभव ही नहीं, लेकिन बड़ी आसानी से उसको क्लेम किया गया और उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया कि आरसीपी सिंह अपने मन से मंत्री बन गए और बीजेपी के हो गए थे, इसीलिए उनको निकाल करके फेंक दिया गया। संतोष जी आप बोलिए। देखिए, नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेते हैं वो जनता दल में नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है, उन्हीं का माना जाता है। वर्तमान परिस्थिति में वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जो उनके नवरत्न है वो निर्णय ले रहे हैं और वही सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए अब नीतीश कुमार एक रबर स्टाम्प बन करके रह गए हैं और कुछ नहीं है। बस उनको जो लिख कर दे दिया जाता है वही पढ़ते हैं, कहीं किसी का पाँव पकड़ लेते हैं। अभी एक कार्यक्रम में एक महिला को जबरदस्ती पकड़कर अपनी तरफ खींच लिए। तो नीतीश जी अब पूरी तरह से अस्वस्थ है। आप देख लीजिए, वो एक दो सिनेरियो सार्वजनिक स्थल पे आ जाता है, नहीं तो कहीं शादी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, सब जगह मतलब उनकी हरकतें अब एक कहा जाए तो बीमार है। एक उम्र का प्रभाव अब साफ दिख रहा है उन पर। तो वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, और जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उनके राजनेता हैं जो नवरत्न है वो ले रहे हैं, नौकरशाह ले रहे हैं। नहीं, पर एक बात संतोष जी और भी उठता है ना, डॉक्टर संजय आप बताएंगे कि चिराग भी तो अपने को सेकुलर कहते हैं ना। उनके पिता ने कभी लालू प्रसाद से ये मांग रख दी थी कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए तो हम समर्थन दे देंगे, और आरजेडी ने ऐसा नहीं किया था। आपको याद होगा, आरजेडी लालू प्रसाद को लगा था हम ऐसा करेंगे हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अब चिराग पासवान भी
इस बिल का पूरा समर्थन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी वही राग अलाप रहे हैं जो बीजेपी को सूट करता है। क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि पॉलिटिकल डिविडेंड के रूप में या राजनीतिक इनाम के रूप में इन लोगों को जो सीट चाहिए, मंत्री पद चाहिए, जो भी चाहिए, बीजेपी के तरफ से मिल गया है और इसीलिए तमाम मुद्दे पर एनडीए एकजुट दिखाई पड़ रही है? हाँ, नीतीश कुमार बीमार है, इस एवज में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बदले कोई और फैसला ले रहा है। तो उसी को तो ज्यादा याद होगा कि कैसे रामविलास पासवान जी चाबी लेके घूमते रहे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे कहा कि अगर कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा तो हमारा समर्थन होगा। हालांकि बाद में उनकी पार्टी ही टूट गई और कैसे फिर जेडीयू को उन लोगों ने समर्थन दिया था। लेकिन जो अभी आप कह रहे थे, आरसीपी सिंह ने तो पब्लिक डोमेन में कहा था कि क्या लगता है कि नीतीश कुमार की बिना इच्छा के हम केंद्र में मंत्री हो गए। अब वो डिनाई कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, वो डिनाई करें। ललन सिंह के बारे में कहा जाता था कि तेजस्वी जी और लालू प्रसाद जी से सबसे अगर कोई नजदीकी है तो ये ललन सिंह है। और राजद के कई करीबी नेताओं ने जो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के कोटियर्स में है, उन्होंने मुझे बताया था कि ललन सिंह इतने करीब हैं, उतने करीब और कोई नहीं है। तो भाई करीब थे ललन सिंह, तो फिर ललन सिंह पर हमलावर कैसे आरजेडी हो गई। और फिर इस बार भी जो आप कह रहे हैं कि क्या ये फैसले नीतीश कुमार के नहीं है, सारे फैसले नीतीश कुमार के होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में चुप्पी लगा जाते हैं और वो ठीकरा किसी और पर फोड़ देते हैं, जिसकी बात आप कह रहे थे। पब्लिक डोमेन में तो नीतीश कुमार एक बार क्या 3 बार इशारा कर करके बताए, इन लोगों के कहने पर मैं आरजेडी में चला गया था। अरे भाई, उन लोगों के कहने पर अब क्यों जाइएगा। 2 करीबी मंत्री नीतीश कुमार के घर के दरवाजे पर बाहर बैठे हुए थे। अब पिछले दरवाजे से इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार चले गए, वहां से इनको जानकारी मिली कि अरे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो आरजेडी के इफ्तार पार्टी में चले गए। और नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई हमको तो कुछ पता ही नहीं रहता है। नीतीश कुमार इस तरह से मौन रह करके अपने फैसले इन लोगों से करवाते रहते हैं और जैसे ही लगता है कि तीर हमारे तरफ होगा, फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इन लोगों ने ऐसा करवा दिया, इन लोगों की वजह से हमने ऐसा कर दिया। इस बार भी ललन सिंह कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? भाई, ललन सिंह को सहमति मिली होगी कि ठीक है इस तरह के ये ले लीजिए। तो ललन सिंह ने कल पार्लियामेंट में जो बोला, पूरे देश ने देखा कि वो जो स्टैंड था, वो स्टैंड कितना था। नीतीश कुमार चुप्पी लगाए हुए हैं कि मुस्लिम समाज को ये न लगे कि ललन सिंह तो पहले भी मुंगेर की सभा में बोल चुके हैं कि आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा, इस कम्युनिटी का कोई वोट हमें नहीं मिलता है। हम लोग कई बार इस पर डिबेट किए थे। तो ललन सिंह को भी इशारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही मिला होगा, तभी ललन सिंह ने वो स्टैंड लिया होगा। नहीं तो इनके कोटियार ललन सिंह स्टैंड ले लेंगे और नीतीश कुमार चुप रह जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये सारे स्टैंड, सारे फैसले नीतीश कुमार के होते हैं। वक्त और परिस्थितियों के अनुसार नीतीश कुमार कभी चुप्पी साध लेते हैं, कभी चुप्पी तोड़ देते हैं। चलिए, चुप्पी साध लेते हैं और चुप्पी तोड़ लेते हैं। रामबंधु वत्स जी, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि नीतीश ने ऐसा फैसला क्यों लिया, तो क्या आपको लग रहा है महासचिव मिल नहीं पा रहे हैं सीएम से और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है? अब विधायक अपनी भावनाओं को रख नहीं पा रहे हैं, तो जिस तरीके से गुलाम रसूल बलियाबी, गुलाम गौस और अशफाक करीम खुल करके बोलना शुरू कर दिए, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि जेडीयू आने वाले समय में टूटने जा रही है? इस मसले पर कई विधायक, कई संगठन के नेता पाला बदल सकते हैं। देखिए, कई विधायक जो ये चाहते थे कि इसमें जदयू साथ न दे या कम से कम इसको अगर संभव हो तो टाला जाए, या उनकी जो भी इच्छाएं थी, उनकी चिंताओं को लेकर के वो महासचिव जी मिलना चाह रहे थे, जिनको समय नहीं दिया गया। और अभी जो आप बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जब कोई भी निर्णय लेते हैं तो दूसरे पे थोप देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उनको लगता है कि जो निर्णय मेरा गलत साबित हो रहा है उसको दूसरे पे थोप देते हैं। लेकिन इस वक्त कुछ अलग मसला था। उस वक्त नीतीश कुमार सार्वजनिक जगहों पे जाते थे, भाषण देते थे, वो अपने अधिकारियों से मिलते थे, वो सार्वजनिक तौर पे वो बीमार नहीं दिखते थे।
अभी का मसला है, आप देखिए नीतीश कुमार कहाँ ढंग से बोल पा रहे हैं। आप बताइए कि पिछले एक दो महीनों में नीतीश कुमार कहीं भी 20 मिनट 25 मिनट ढंग से बोल पाए क्या? वो या तो एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं या फिर वो उनसे कुछ अलग तरीके की हरकतें हो जाती हैं। तो ये मसला एक अलग है। हाँ, नीतीश कुमार जी के राजनीति का एक हिस्सा रहा है कि जो निर्णय आगे चल के गलत साबित हो जाए तो उसके लिए वो दूसरे को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। जहां तक बात आपके सवाल का है कि उनके जो विधायक हैं, वो देखिएगा आने वाले 10, 15, 20 दिनों के अंदर ये चीजें मीडिया में आएंगी, पब्लिक डोमेन में बिल्कुल आएंगी, क्योंकि मसला यहीं पे थमता नहीं है। आगे ही तो टिकट का बंटवारा है, किसके हर विधायक का अलग अलग गुट है, ये हर कोई जानता है। हालांकि हर पार्टी में है, लेकिन जदयू में कुछ ज्यादा है। तो किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, इसको लेकर के ही बेचैनी है। अभी तो कई कुछ ऐसे विधायक हैं ना जो कि न तो ललन सिंह से इत्तेफाक रखते हैं, न संजय झा से रखते हैं, तो उनका क्या होगा? वो सीधे नीतीश कुमार ही उनको टिकट देते थे। तो विधायकों में बेचैनी है, और बेचैनी है तो ये यथार्थ छुपाए नहीं छुप सकता है। आप देखिएगा 15-20 दिनों के अंदर हर चीजें मीडिया में आ जाएंगी। अभी तो केवल उनका अल्पसंख्यक नेता ही बोल रहा है, बाद में वो जो हिंदू नेता है वो भी बोलेगा। चलिए, हिंदू नेता है वो भी बोलेगा। मैं संतोष जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष जी, आपको याद होगा जब वो आरजेडी के तरफ आए तो कहने लगे हमें विजेंद्र यादव और ललन सिंह लेके चले गए थे, और जब बीजेपी के तरफ गए तो कहने लगे संजय झा लेके चले गए और हम तब उधर चले गए। मतलब हम कसूरवार नहीं है, जब कभी भी ठेकरा किसी पे फोड़ना रहा है तो वो फोड़े हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप बीमार हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सारी बातें ठीक है, पर मंच पर बार बार जाते हैं तो एक बात तो कहते हैं ना कि हम 2 बार गलती की, अब ऐसा नहीं करेंगे। ये बात तो उनको समझ में आ रही है कि 2 बार गलती की, अब ऐसा नहीं करेंगे। वो ये बात सच है कि पुराने वाले नीतीश कुमार होते तो उनके अंदर की जो आप कह लीजिए जो भावना होती वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। पर अब नीतीश कुमार हर प्लेटफॉर्म पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वहां पर बोलते हैं जो हमने पहली गलती की, 2 बार गलती की, अब ऐसा नहीं होगा। मतलब नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में भी है कि बीजेपी के साथ ही रहना है और बीजेपी के साथ ही सरकार चलानी है। देखिए, निर्णय लेने की बात है जहां तक, तो नीतीश जी अस्वस्थ है, मतलब पूरी तरह से बीमार नहीं है। मतलब निर्णय जैसे जब ठीक रहते हैं तो निर्णय तो पार्टी और सभी लोगों से बात तो करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक उम्र का प्रभाव जो होता है वो बीमारी हिसाब से लगती है। तो इसलिए जनता दल का मतलब नीतीश कुमार है। इतना भी वो बीमार है तो जनता दल में जो नीतीश चाहते हैं वही होता है। नीतीश जी जब तक है तब तक उनको उनके नाम पर वोट मिलेगा। नीतीश जी नहीं रहेंगे तो वोट भले कहाँ जाए ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जनता दल में नीतीश जी का ही निर्णय माना जाता है। और जनता दल में नीतीश जी अगर बोल देते हैं, कुछ भी लोग बोलते हैं, जैसे अभी विधानसभा सत्र चल रहा था तो विधानसभा सत्र में मांझी जी का कार्यक्रम, तो उनके एक मंत्री ने कहा कि कहाँ जाएगा हम लोग की पार्टी का कार्यक्रम, तो ठीक है नहीं जाएंगे। फिर दूसरे मंत्री ने कहा कि जाना चाहिए गठबंधन में, उठ के चल दिए, गए और 2 मिनट में चले आए। तो वो निर्णय जो उनके पास जो रहते हैं, जो उनसे चाहते हैं करवा लेते हैं, उनको कन्विंस करके। मतलब उनको अगर कन्विंस कर लिया जाए तो कन्विंस करके निर्णय करवा लिया जाता है नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार जैसे है कि पहचानते नहीं है, जो डेली मिल रहे हैं उनको पहचान जाता है, और जो डेली नहीं मिलते हैं, महीना 2 महीना पर पार्टी के विधायकों को भी नहीं पहचान पाते, और वो क्या बोलना है वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्या बोलना है लिख के जो मिलता है वो बोल देते हैं, पढ़ लेते हैं, और बहुत बातें जो रटाया बयान है वो बोलते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं है, आप जान लीजिए ये बात। और ये तो अब सार्वजनिक रूप से आप देख लीजिए, अब उनको कहीं बोलने नहीं दिया जाता है। उनके आजू बाजू दोनों तरफ 2 लोग रहते हैं कि भाई उनको कुछ एक्टिविटी ऐसा ना करे कि बदनामी हो। तो नीतीश कुमार एक तरफ से चक्रव्यूह में पूरी तरह से कैद है, आप जान लीजिए, और उनसे जो है करवा लिया जा रहा है, जो चाहिए अभी उनसे उनके जो नवरत्न है वो करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। मतलब आपका कहना बिल्कुल साफ है कि वो चेहरा जरूर है, पर उनके इर्द गिर्द जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही ले रहे हैं, कोर फैसले वही ले रहे हैं। चेहरा नीतीश कुमार का जरूर है, और इसलिए अब जो वक्फ संशोधन बिल का को नाम दिया गया है, आपको याद होगा वो नाम दिया गया है
मैं आपको यह बताना चाहूंगा, उम्मीद एक्ट और कहा जा रहा है, लॉजिक दिया जा रहा है गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, बोहरा मुसलमान के लिए, पसमानदा के लिए, ये उम्मीदों की किरण है। डॉक्टर संजय, चलिए, पावर सेंटर दिखने लगा है, चेहरा नीतीश कुमार है, इस बात से आप भी साफ एग्री करते हैं। पावर सेंटर ललन सिंह, संजय झा, सम्राट चौधरी, ये लोग पावर सेंटर हैं, पर अभी भी चेहरा नीतीश कुमार है। डॉक्टर संजय, अब मुझे लगता है रामबंधु बस जी, आपको लगता है कि इस तरह की बात जिस तरीके से जनता के बीच में जा रही है, उसका गहरा नुकसान होगा आने वाले समय में एनडीए को, क्योंकि जो एक्शन उनका दिखाई पड़ता है वो मैसेज भी तो लोगों में जा रहा होगा ना कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जी जी बिल्कुल ये मैसेज जा रहा है, और ये मैसेज उनके कार्यकर्ताओं में भी जा रहा है, और उनके जो विधायक हैं या जो टिकट लेने वाले जो उम्मीदवार हैं, जिनको लगता है कि टिकट मिलेंगे, उन लोगों के मन में एक बेचैनी है और एक ऊहापोह की स्थिति है। एक बात हर व्यक्ति समझना चाहता है कि कहां जाए तो हमको टिकट मिले, किस नेता के दरवाजे नहीं, पे जाए तो टिकट पर मिले। मैं वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। मैं क्विक आंसर चाहूंगा, आप भी दें, संतोष जी भी दें। एक बात एनडीए के नेता बड़े जोरदार तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग के बीच में सब कुछ मोटे तौर पर तय हो गया, चाहे सीट हो चाहे कुछ भी हो, इसलिए कोई विवाद नहीं है, एनडीए बिल्कुल एकजुट है। जबकि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में इस तरह की बात नहीं आ रही। कांग्रेस तो बार बार सीएम के चेहरे को लेकर के भी बात न कर जाती है, कहती है इंडिया गठबंधन एक है। तो क्या आपको लगता है एनडीए में एकजुटता की वजह आने वाले चुनाव में सीटों का बंटवारा भी है, जिस वजह से सभी लोग एक स्वर में बोल रहे हैं? एनडीए एकजुट नहीं है, बल्कि बीजेपी अब इतनी क्षमतावान हो चुकी है कि वो जदयू को हैंडल कर सके। ये कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वहां पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन उनमें कोई अभी सीट शेयरिंग की बातें खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे कैसे, अगर मान लो जदयू को पता चल जाए कितना मिल जाए, चिराग पासवान को कैसे, कहां पता चला कि उनको कितना सीट मिले? मांझी जी को कैसे पता चलेगा कि उनको कहां सीट मिलने वाला है? अगर सीटों का बंटवारा होगा तो घटक दल में शामिल सभी पार्टियों को पता चलेगा। संतोष जी, क्या केवल आप ऐसा थोड़ी- सहमत हैं? मोटे तौर पर बात तय हो चुकी है, इतनी सीटें एनडीए में इसी समूह घटक दल को मिलेगी? देखिए, अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, मतलब कहने को कि सहमति हो गई है, लेकिन जब तक चुनाव का घोषणा नहीं होता है, लास्ट तक सीटों को लेकर के मतलब चलता रहेगा। चिराग पासवान मिनिमम 25 से 30 सीट चाहेंगे, मांझी जी 10 सीट चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट चाहेंगे, नीतीश कुमार तो 130 सीट चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता दल और भाजपा दोनों बराबर सीटें लड़ेगी, और सांसदों की संख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा। नहीं, यही बात बताया जा रहा है कि 100 सीट पे दोनों लड़ेंगे। 43 सीट को एलजेपीआर, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में बांट दिया जाएगा, यही बात बताया जा रहा है। बस सांसदों के सीटों के अनुसार बांटा जाएगा, लेकिन चिराग पासवान उसमें थोड़ा ज्यादा सीट डिमांड करेंगे, नीतीश जी भी ज्यादा सीट डिमांड करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बात पे सहमति हुई है, लोकसभा चुनाव में जिसको जितनी सीटें मिली थी उसी के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा और सभी पार्टियों को बराबर सीटें दी जाएगी। चलिए, और बहरहाल जीतन राम मांझी मांगेंगे तो वो नहीं मिल सकता, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल सकता। एक सीट लड़े थे तो 5 सीट मिलेगा, 6 सीट मिलेगा ज्यादा। चलिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति करती है और वो झुककर राजनीति करती है, वो अपनी सीटें घटाकर भी गठबंधन नहीं तोड़ेगी। वो जानती है कि गठबंधन है तभी सत्ता है। गठबंधन आप देखते होंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीती हुई 5 लोकसभा सीटें जदयू को दे दी थी। ठीक है, तो एक बात तो वक्फ संशोधन बिल के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जेडीयू के फैसले कौन ले रहे हैं, नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा है, मुखौटा है, फैसले उनके नवरत्न ले रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि उनके जो नवरत्न हैं, क्या वो बिल्कुल बीजेपी की सोच में रम गए हैं? क्या बीजेपी जो सोचती है उसके हिसाब से वो लोग भी सोचते हैं? और कहा यह जा रहा है कि अब बिहार के एनडीए सरकार में 2 पावर सेंटर हैं, और ये आरोप विपक्ष के नेता ने भी लगाया है।
ललन सिंह और सम्राट चौधरी, इसकी हकीकत क्या है हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। जो भी बातें होंगी हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की बात में रामबंधु बस जी, संतोष कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार जी शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।